नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। काला धन रखने वाले 121 लोगों पर कार्रवाई। वित्त मंत्री ने कहा 2017 तक बेरोक मिलेगी सूचना। लोकसभा में अगले सप्ताह बिल पर चर्चा। गृह मंत्री का किसानों की चिंताएं दूर करने का वादा। कहा खराब फसलों के लिए मिलेगा उचित मुआवजा। भूमि बिल पर किसानों से की बात। दिल्ली एनसीआर में पुराने डीजल वाहनों को राहत। एनजीटी ने 18 मई तक चलाने की दी अनुमति। प्रदूषण रोकने के उपायों पर मांगा जवाब। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। कई शहरों में सड़कों पर उतरे विपक्षी दल। आम आदमी पर बोझ डालने का आरोप। और नेपाल पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव। पुनर्निर्माण में पूरी मदद का वादा। नेपाल सेना प्रमुख ने कहा 15,000 लोगों की मौत की आशंका। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। भारत ने भूकंप की मार झेल रहे नेपाल के पुनर्निर्माण में पूरी मदद का भरोसा दिया है। ऑपरेशन मैत्री की समीक्षा के लिए आज काठमांडू पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ये बात कही। अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर ने भूकंप पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे किया और राहत बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। भूकंप से मरने वालों की संख्या 6,300 को पार कर चुकी है। हालांकि नेपाल के सेना प्रमुख ने आशंका जताई है कि मौत का यह आंकड़ा 15,000 को पार कर सकता है। काठमांडू पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर ने शुक्रवार को भूकंप पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भारत से गई राहत और बचाव टीमों से मुलाकात कर अभियान की समीक्षा भी की। पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद अजीत डोभाल ने एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना के काम की तारीफ की। 6 दिन के अंदर में लगभग रिलीफ का काम पूरे इतने दूर दराज के इलाकों में जहां ना हेलीकॉप्टर उतर सकते थे, न जहाज जा सकते थे, न सड़कें अवेलेबल थी, न वहां पर यह था, वहां तक भी हमारी मेडिकल टीम, रेस्क्यू टीम जगह जगह सब में चली गई हैं और लोगों को उनसे बहुत अधिक इस त्रासदी की घड़ी में बहुत अधिक। अजीत डोभाल और एस जयशंकर ने काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से नेपाल को भूकंप से उबरने में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। कि अगर नेपाल के अंदर आपत्ति आई है तो हम नेपाल के साथ खड़े हैं, नेपाल को हर मदद करेंगे, नेपाल को हर तरह की कोई कमी नहीं महसूस होने देंगे कि उनके देश के अंदर में अगर कोई चीज नहीं थी। नेपाल अपने पुनर्निर्माण के लिए जो भी योजना बनाएगा, भारत उसके पीछे खड़ा रहेगा। इस बीच एवरेस्ट बेस कैंप में फंसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 20 पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये लोग शनिवार को भूकंप के बाद आए हिमस्खलन की वजह से वहां फंसे हुए थे। स्नो तो ऑब्वियसली बहुत सारा आ रहा था, बट स्नो से ज्यादा हम सांस नहीं ले पा रहे थे, तो दिक्कत सांस लेने की हो रही थी। तो जो मेरा फ्रेंड बाजू में था उसने अपना जैकेट खोला और जैकेट के अंदर मुझे सांस लेने दिया, तो तभी मैं एक्चुअली बराबर से सांस ले पाया। नेपाल में पूरा जोर राहत कार्यों पर दिया जा रहा है। भारत से राहत सामग्रियों से लदे ट्रकों का नेपाल पहुंचना जारी है, लेकिन सड़क टूटने और मलबा जमे होने की वजह से जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। लामजुंग, गोरखा समेत दूर दराज के इलाकों को अभी भी मदद का इंतजार है। यहाँ लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। सबसे ज्यादा जरूरत खाने पीने की चीजों, टेंट और दवाओं की है। अब खाद्यान्न निकाल्न सकिएन, वस्तुभाव एउटा बाख्रो मर्यो, बाँकी अब बस्ने हालत यही हो। अहिले जुन अगाडि देखिया छ त्यही हो। अब परिवार कोही चाहिँ बाहिर भएको बाहिरै छन्, आउन सकेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से 80 लाख लोग पीड़ित हुए हैं। इसमें 14 लाख लोगों को तुरंत राहत सामग्री और 5 लाख लोगों को तुरंत टेंट मुहैया कराने की जरूरत है। आपदा में 6 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 2.5 लाख लोग बेघर हुए हैं। 25 अप्रैल की दोपहर आए भूकंप में अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुदरत की इस मार में 14,000 लोग घायल भी हुए हैं। ये मास्क आसानी से उपलब्ध भी है और सस्ता भी है, और ये सबसे सुविधाजनक तरीका है अपने आप को नेपाल में सेहतमंद रखने का। इसीलिए अगर आप नेपाल आ रहे हो तो इसे जरूर खरीदें
और इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अमृतांशु राय, पशुपतिनाथ टेम्पल, काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव ने प्राकृतिक आपदा से निपटने में भारत की ओर से तुरंत मदद पहुंचाने की तारीफ की है। राज्यसभा टीवी के संवाददाता अमृतांशु राय ने उनसे खास बातचीत की। I'm here in the President House in Kathmandu, and I have with me His Excellency, the President of Nepal, Dr. Rambaran Yadav. Sir, the first question is the way the earthquake happened and the needs. That was something that the international community could not identify as to what Nepal really needed. गवर्नमेंट एसेस करते जा रहा है और गवर्नमेंट को जो नीड होगा उसके अनुसार अपने मित्र राष्ट्र लोगों से, जैसे भारत हो, चीन हो और संसार के हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उन लोगों से अपना लेते जाएंगे। लेकिन एक्चुअली जो है, जो रेस्क्यू रिलीफ उसके बाद का फेज में आपको रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, तो बेसिक तो यही है। काठमांडू से बाहर जो दूर दराज के इलाके हैं, जहां पर एपी सेंटर है, जहां पे क्षति ज्यादा हुई है, वैसे जगहों पर रिलीफ बहुत धीरे धीरे पहुंच पा रहा है। तो आप जानते हैं कि ये एपी सेंटर हिमाल में हुआ है, हिमालय एरिया में हुआ है। डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है वो। तो काठमांडू तो इजी जगह है, लेकिन इतना डिवास्टेशन हुआ, इसलिए डिफिकल्टीज है। जो आप कह रहे हैं, जो कि नेपाली जनता सब क्या कहते हैं, यूनाइटेड है, संपूर्ण नेपाल, हम नेपाली यूनाइटेड है और इसको फेस कर रहे हैं। राहत नहीं पहुंच रहा है, रेस्क्यू हो रहा है, इसलिए ये दिक्कत है हमारे सामने। In 3 weeks' time, monsoon is going to strike Nepal. In that scenario, relief and rehabilitation work is going to become more difficult. Whatever may be the season, we'll have to work, because this is the calamities and the natural calamities, and it is our national duty how to overcome. So I can assure you that the strength of our Nepali people and with the coordination of the international community, we must have to reach that place, and we must reach there. That is our duty, and we can, as a president, I can tell that I will have to reach, and I will reach there. Thank you very much for talking to Rajya Sabha TV, sir. Thank you very much. इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली में नेपाली दूतावास पहुंचे। उन्होंने वहां पर विजिटर बुक में नेपाल में भूकंप पीड़ितों की प्रति संवेदना जाहिर की। अपने शोक संदेश में उन्होंने लिखा कि पिछले दिनों दुनिया में नेपाल में खौफनाक मंजर देखा है। हिंदुस्तान के लोग नेपाल के साथ मजबूती से खड़े हैं। और इस वक्त काठमांडू से हमारे सहयोगी अमृतांशु राय सीधे जुड़ रहे हैं। हम उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। अमृतांशु, जिस तरीके के हालात हैं और उसके बीच में मैं कहूँ कि पिछले 24 घंटे में किस तरीके से अब रेस्क्यू ऑपरेशन काठमांडू से उन दूरदराज के इलाकों तक पहुंच रहा है, जहां पर मैं कहूँ कि एक लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा इस मदद के लिए, या फिर जो मूलभूत जरूरतें हैं, बिजली, पानी या फिर दूसरी दवाइयों को लेकर। बिल्कुल दूर सुदूर के जो इलाके हैं वहां पे पिछले 2 दिनों से राहत कार्य तेजी से बढ़ा है। उसका कारण एक महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बीच में बारिश थमी हुई है। जो प्री मॉनसून का पीरियड है, उसमें प्री मॉनसून जो पिछले कई दिनों से भूकंप के बाद आता जाता रह रहा था, वो आज बारिश नहीं हुई है यहाँ, जिसके वजह से राहत कार्य सुदूर इलाकों के लिए और तेज हो चुका है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ कविंद्र, आपके साथ आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति से जब मैं बात कर रहा था तो एक बात उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कही, और वो कि वो कृतज्ञ हैं और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं इंडिया और इंडिया के लीडरशिप के, जिन्होंने इतनी तेजी से यहाँ पे राहत कार्य के लिए कदम बढ़ाए और यहाँ पे सहायता प्रदान कर रहे हैं। जी, और अमृतांशु, क्या ये कहा जाए कि जिस तरीके से मदद पहुंच रही है, पहले खबर आ रही थी कि डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें आ रही हैं, सिंगल विंडो सिस्टम जब से ऑपरेशन हुआ है, मैं क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो रेस्क्यू के जरिए मदद पहुंचाने का काम है वो ज्यादा रफ्तार पकड़ रहा है सिंगल विंडो आने के बाद, या फिर अभी कुछ इलाकों में दिक्कतें आ रही हैं?
धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित तो हो रही हैं, दिक्कतें अभी भी बहुत हैं, क्योंकि क्लॉगिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कई जो रास्ते हैं जहां से सहायता पहुंचाया जा सकता है इन सुदूर इलाकों में, उन रास्तों में अड़चन है। फिर दूसरा, जितने हेलीकॉप्टर जितने सॉर्टीज कर सकते हैं उतना कर नहीं पा रहे, उतने हेलीकॉप्टर नहीं है, क्योंकि काठमांडू त्रिभुवन एयरपोर्ट पर सीमित संख्या में ही हेलीकॉप्टर पार्क हो सकते हैं। इसके वजह से एक लिमिटेड नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स ही ऑपरेशनल हैं, और जिसके वजह से राहत कार्य जितनी तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हाल फिलहाल में एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को लेकर के सरकार ने ये निकाल दिया है कि किसी भी अकाउंट में कोई भी पैसा अगर रिलीफ का आ रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाएगा, और निजी व्यक्ति रिलीफ प्रदान नहीं कर पाएगा खुद ही पैसा एकत्रित करके। इसके वजह से बहुत नॉन गवर्नमेंट साइड के जो लोग सहायता करने वाले लोग हैं उन पे असर आ रहा है। जी शुक्रिया अमितांशु, वहां से इस ताजा अपडेट के लिए आपका। और हमारे साथ खास मेहमान एम शशिधर रेड्डी साहब हैं, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं एनडीएमए से। रेड्डी साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले तो जिस तरीके के हालात हैं और जो तमाम मैं कहूं कि एक सीमित संसाधन या फिर वहां पर जिस तरीके की रुकावटें हैं, उसके बाद इस अभियान में आप कैसे देख रहे हैं तेजी लाने के लिए जिस तरह के प्रयास क्या होनी चाहिए या किस तरीके से हो रहे हैं? देखिए, जो प्रभावित इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, और मुझे याद आ रहा है उत्तराखंड की जो त्रासदी आई थी, तो जिस तरह की कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा, फिर भी वहां पर करीब में देहरादून का एयरपोर्ट था। अभी मैं सुन रहा था कि काठमांडू एयरपोर्ट में ज्यादा हेलीकॉप्टर को रोक नहीं सकते, और इस वजह से भी दिक्कत आ रही है, मौसम की वजह से भी दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीजें, मतलब जब तक मौसम खुलकर नहीं आएगा और हमारे रिसोर्सेज को और अधिक हम इसको बढ़ाने की हम कोशिश भी सरकार को करनी चाहिए। और 6 दिन हो गए, और जिस तरह से संख्या अभी मैंने रिपोर्ट अभी कुछ देखा था इंटरनेट पर, 6000 से बढ़कर मरने वालों की संख्या हुई, मगर हजारों लोग अभी लापता हैं वहां। हालांकि नेपाली प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बताया था कि 10,000 पार करेगा। तो ये बहुत ही मतलब कठिन परिस्थिति है। पहाड़ी इलाके, मुझे सिक्किम का भी याद आता है, जिस तरह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स हुए थे। उत्तराखंड के बाद हमने काफी इसके बारे में आगे इसको किस तरह से ऐसे चीजों का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए, हमने कुछ प्रयास किया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में जो एनडीएमए की मीटिंग हुई, उसमें इन सभी चीजों को हमने रखा था। रेड्डी साहब, आपने कई तरह के ऑपरेशंस को देखे हैं, उनको आपने 3 साल पहले। जी, मैं समझना चाह रहा था कि असल में हर गुजरते दिन के साथ करीब 5 दिन का वक्त हो चुका है, अब जो स्थिति है वहां पर किस तरह के स्टेप्स की जरूरत है, किस तरह की और क्या वो खास चीजें हैं जहां पर फोकस करना होगा वहां पर रेस्क्यू टीम्स को, और किस तरह की मदद की जरूरत होगी वहां पर उन लोगों को जिन तक अब तक मदद पहुंची ही नहीं है? देखिए, एक तो वहां पर किसी भी तरह पहुंच जाए, और जो लोग जो खाने पीने की वस्तुएं हों, और जो घायल लोग हैं अभी उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, फील्ड हॉस्पिटल्स को और कहाँ एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं, अभी गैंग्रीन वगैरह फॉर्म होने का भी डर है। तो हेल्थ के चीज को लेकर, एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर फोकस तो इन्हीं चीजों पर होनी चाहिए, और सबको मतलब आइडेंटिफाई करे जहां जाना है, ऑल्टरनेटिव रूट्स रहे, वहां पर अगर सड़क के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता है, हवाई एयर ड्रॉपिंग को बढ़ाए। तो मतलब ये पूरी काफी कुछ कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, और मैं चाहूंगा कि इस चीज पर ज्यादा फोकस हो। ये सभी चीजों की कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है कोऑर्डिनेशन
बहुत अहम बन जाता है। कोऑर्डिनेशन सबसे अहम है, और जैसा कि आपने बताया कि कई ऐसी चीजें हैं कि उन पर विशेष ध्यान रखना होगा, और खासतौर पर पहाड़ी इलाका उसे देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो स्वाभाविक है, लेकिन उनसे पार पाना एक बड़ी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। इसी सत्र में पेश होगा काले धन के खिलाफ विधेयक। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान, नहीं छुपेगी काले धन की जानकारी। देखिए पहली खबर, काले धन के खिलाफ विधेयक, आज रात 8 बजे। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुत्रजीवक दवा पर अपनी सफाई दी। उन्होंने जेडीयू नेता केसी त्यागी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह दवा बेटा पैदा होने का दावा नहीं करती। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बाबा रामदेव का बचाव किया है। विपक्ष ने बीजेपी पर बाबा रामदेव का बचाव करने का आरोप लगाया। गुरुवार को राज्यसभा में ये मामला उठने के बाद बाबा रामदेव अपनी दवा कंपनी के उत्पाद का बचाव करने को उतर आए। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं रखते। इस तरह की भ्रांतियां उनसे बहुत पीड़ा होती है कि लोग संसद में जाए तो थोड़ा होमवर्क करके जाए। किसी को भी इस मुद्दे पर बात करने तो हमारे साथ में आकर के शास्त्रार्थ उसके साइंटिफिक एविडेंस दें और तब बात करें। इस तरह से बेफालतू की चीजें, बेफालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। बाबा रामदेव हरियाणा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी इस बारे में सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस दवा के बारे में विवाद को बेवजह बताया है। ये पुत्र रत्न जो औषधि एक जड़ी बूटी से बनाई गई है और उस जड़ी बूटी का नाम ही पुत्र रत्न प्राप्ति जड़ी ऐसा कुछ है। और उन्होंने दूसरा स्पष्टीकरण दिया कि संस्कृत में संतान के लिए शब्द पुत्र है, पुत्री शब्द नहीं है, इसलिए इसमें केवल पुत्र का अर्थ बेटा है और बेटी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो संतान प्राप्ति की औषधि है, उसमें बेटा और बेटी का कोई भेद नहीं किया गया है। बाबा रामदेव ने आरोप लगाने वाले सांसद केसी त्यागी से माफी मांगने की मांग की, लेकिन केसी त्यागी अपने आरोपों पर कायम हैं। उधर कांग्रेस ने पुत्र जीवक दवा की आड़ में हरियाणा सरकार की आलोचना की है। रामदेव जी की जो दवाई है, जो औषधि है, उसका नाम ही पुत्र बीजक बीज है। मुझे उस पर आपत्ति है। इसका नाम संतान बीजक बीज रखें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। Mr. Ramdev is the brand ambassador of a state in Haryana, which is also the starting point for Prime Minister's Beti Bachao, Beti Padhao campaign. So just goes to show the entire hypocrisy of the government. So extremely unfortunate, and the government needs to come clean. दरअसल पुत्र जीवक नाम की दवा बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी कंपनी का ही उत्पाद है। गुरुवार को राज्यसभा में ये मामला उठा था, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस दवा से बेटा पैदा होने का दावा किया जा रहा है, जिससे समाज में लिंगानुपात के मामले में भेदभाव का संदेश जाता है। सरकार ने संसद में इस मामले की जांच का भी भरोसा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब के मोगा जिले में छेड़खानी के चलते नाबालिग लड़की की मौत के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उस बीच मोगा में ही गैंगरेप का दूसरा मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने राज्य की अकाली बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में इन मुद्दों पर प्रदर्शन किया और बादल परिवार की बसों का परमिट रद्द करने की मांग की। पंजाब में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 2 बड़ी वारदातों के बाद से राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बुधवार को मोगा के मारी मुस्तफा गांव में 20 साल की युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के बाद युवती का एमएमएस भी बनाया गया। मेन जिहड़ा अक्यूज है जसवंत सिंह, जिहदी वाइफ सरबजीत कौर सी, उहनूं अरेस्ट कर लिया। बाकी 4 बंदे आइडेंटिफाइड ने। 4 बंदे नूं पकड़न वास्ते साडियां पुलिस पार्टियां जा चुकियां ने। इससे पहले बुधवार को मोगा में ही बस में मां बेटे से छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसमें बस से गिरकर बेटी की मौत हो गई थी। लड़की के परिजनों ने मुआवजे और बस का परमिट रद्द नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही है। दरअसल ऑर्बिट नाम की बस कंपनी में राज्य के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की भी हिस्सेदारी है। अब विपक्ष इस मामले को लेकर बादल सरकार पर हमलावर है। जिस आदमी को सारा समूचा पंजाब जानता है
कि इस पर केस रजिस्टर किया जाए, जो इतना संगीन जुर्म किया गया है, जिसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, सुखबीर सिंह बादल जिसका नाम, उस पर 304 IPCA दफा का केस दर्ज होना चाहिए, जैसे उबेर रेडियो टैक्सी सर्विसेज के मालिकों पर हुआ। बहुत शर्मनाक और दुखदायक घटना है। जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ये भी पंजाब का निर्भया कांड है, और उससे भी दुखदायक है कि बसें जो हैं वो सत्ताधारी बादल परिवार की हैं। कांग्रेस ने इन घटनाओं के विरोध में पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन भी किया है। केंद्र सरकार ने मोगा में छेड़छाड़ के बाद नाबालिग लड़की की मौत के मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली NCR में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन 18 मई तक चल सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन प्रदूषण कम करने के उपायों की जानकारी देने के लिए और अधिक समय की मांग की है। इसके बाद आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक पर अमल की अवधि बढ़ा दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने गाड़ियों पर प्रतिबंध के मामले में शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा कि वो ट्रिब्यूनल के आदेश पर कब अमल करेगी। NGT ने वाहनों को हटाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिए सलाह भी मांगी है। हालांकि उसने अमल के लिए कुछ और वक्त देते हुए 18 मई तक दिल्ली NCR में पुरानी गाड़ियां चलाने की मोहलत दे दी। कितनी गाड़ियां किस स्टेट में हो सकती हैं या होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पे कोर्ट ने मिनिस्ट्री से सजेशन मांगे थे और स्टेट एजेंसी से। उसमें कई जगह पर जवाब नहीं आए। जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का सवाल है, एक एप्लीकेशन डाली गई थी कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करते हुए कि ये सारे मुद्दे जो है सब लेवल्स पर एग्जामिन करने हैं। कंसल्टेटिव प्रोसेस मिनिस्ट्रीज ने भी करना है और स्टेट्स ने भी करना है, और लोगों के भी जो मुश्किलें हैं उनको भी देखना है। NGT ने कहा कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और केंद्र सरकार ने इस बारे में किसी तरह का उसे सुझाव नहीं दिया है। चंद दिनों की मोहलत देने के फैसले पर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने नाखुशी जताई है। इस फैसले में हमारे लिए अभी कुछ नहीं है, सिर्फ 18 दिन का रिलीफ है। ये फैसला जो हम चाहते थे कि इस पर आज क्लियर हो जाए कि दिल्ली में कैसे चलना है काम, लेकिन आज भी इसकी डेट पड़ गई है। NGT के फैसले के खिलाफ परिवहन मंत्रालय ने अपील दायर की हुई है। मंत्रालय की दलील है कि वाहनों पर पाबंदी का आधार फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, न कि उसकी उम्र। डीजल को प्रदूषण का बड़ा जरिया मानते हुए NGT ने 7 अप्रैल को 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। काले धन के खिलाफ विधेयक पर अगले सप्ताह लोकसभा में चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इसका ऐलान किया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2017 तक बेनामी संपत्ति की जानकारी छुपाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि तब तक सभी देशों को बेरोक-टोक सूचनाएं मिलने लगेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को एनफोर्समेंट डे के मौके पर काले धन के खिलाफ किए जा रहे उपायों पर विस्तार से बात की। उन्होंने काला धन रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी और इसका खुलासा करने को कहा। उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ लाए जा रहे बिल में इसके खुलासे का प्रावधान भी है, जिसके तहत टैक्स और जुर्माना भरकर जेल जाने से बचा जा सकता है। If you transact within the limits of law, it's much safer. If you breach it, gone are the days where offenses would go undetected. The world is moving towards a more transparent regime which will remove the veil of secrecy behind these unlawful transactions. काले धन के खिलाफ बिल मार्च में लोकसभा में पेश हुआ था। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले सप्ताह विधेयक चर्चा के लिए आएगा। इसमें दोषियों के खिलाफ भारी जुर्माने और 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। It's quite a precarious situation for the offenders in 2015 as we watched the run-up to 2017, where with each passing day situation will become difficult for them. It is for this reason that we have been taking, some at the instance of the SIT, some at our own initiative, steps to squeeze unlawful assets, unlawful money transactions or black money transactions within the country and outside the country. वित्त मंत्री ने बताया कि काले धन के कई मामलों में जांच शुरू की गई है। 121 आरोपियों के खिलाफ मामला शुरू भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि G20 देशों में भी काले धन से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। इससे आने वाले वक्त में बेनामी संपत्ति रखना मुश्किल हो जाएगा। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने फसलों को नुकसान और भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों पर किसानों की चिंताएं दूर करने की प्रयास तेज कर दिए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बांदा का दौरा किया। गृह मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि बेमौसम बारिश से फसल जो बर्बाद हुई है उनके लिए वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी।
उन्होंने राज्यों से भी मदद के लिए आगे आने को कहा है। साथ ही भूमि बिल पर भी किसानों की आपत्ति दूर करने की कोशिश की गई। इन दोनों ही मसलों पर कांग्रेस आक्रामक है। गृहमंत्री के दौरे को इसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। चाहे गेहूं का रंग जो भी हो, सबकी खरीद की जाएगी और उसी कीमत पर खरीद की जाएगी, कोई उसमें अंतर नहीं किया जाएगा। और शायद अखबारों के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी कि भारत सरकार ने यह फैसला कर लिया है और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी कर दिया। राज्य सरकारों को आदेश आ गया हम लोगों का। कांग्रेस ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा है। पार्टी ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पूर्ति समूह की एक कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया है। सीएजी रिपोर्ट में नितिन गडकरी को इस कंपनी का प्रमोटर बताया गया है। सीएजी की रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश की गई थी और कांग्रेस ने इस बारे में अब जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके आधार पर नंबर 1 विस्तृत इंक्वायरी हो। एक तो संवैधानिक इंक्वायरी होती है पीएससी द्वारा। नंबर 2 उसके आधार पर एक न्यायिक इंक्वायरी हो, व्यापक, विस्तृत और समय सीमा से बाध्य। नंबर 3 जब तक ये इंक्वायरियां चले तब तक माननीय मंत्री महोदय अपने पद से हटे। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।